बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। हम अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट के कुछ मेन सोर्स को डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट क्यों हाइड्रेटेड कार्बन कहलाता है, इन सारी चीज़ों को हमने इंडिविजुअल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे उसकी क्लासिफिकेशन को, कि कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, किस तरीके से उनकी ग्रुपिंग की गई है और क्यों की गई है। ठीक है, तो फर्स्टली सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन की गई है कार्बोहाइड्रेट की, आपको पता है लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स कहते हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बेसिकली क्या कहलाते हैं, सैकराइड्स कहलाते हैं, यानी कि शुगर। ठीक है, सैकराइड का मतलब होता है शुगर। तो यानी कि जितनी भी क्लासिफिकेशन की गई है, जो क्लासिफाइड किया गया है, वो हमारे पास किसके ऊपर किया गया है, शुगर के ऊपर किया गया। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हमने शुगर के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन की गई है, क्लासिफाइड किया है, उसे ग्रुप बनाया गया। ठीक है, तो देयर आर 3 ग्रुप। इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 3 ग्रुप के ऊपर की गई है, जिसमें से सबसे पहला ग्रुप जो है हमारे पास, सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है, दैट इज कॉल्ड मोनोसैकराइड्स। ठीक है, मोनोसैकराइड जो है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है। मोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वन, या आप कह लें सिंगल। मोनो का मतलब वन या सिंगल, सैकराइड्स कहते हैं शुगर को। यानी कि ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप है या ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसमें सिर्फ एक शुगर के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ऐसा ग्रुप which contain only one sugar molecule, जो कंटेन करे सिर्फ एक शुगर के मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो यानी कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद है, यानी कि एक सैकराइड्स मौजूद है, उसे हम मोनोसैकराइड्स कहते हैं। मोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं इसको कि ये मजीद किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहली चीज, दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज। हमारे पास हमने पढ़ा था कि कुछ मोनोमर्स, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोलाइसिस होते हैं, यानी कि टूटते हैं, ब्रेक होते हैं। जो हमारे पास पॉलीमर थे वो मोनोमर में टूट रहे थे, जिसे हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये सिर्फ एक है, एक ही शुगर है, तो ये मजीद क्लासिफाइड नहीं हो सकता, मजीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, यानी कि ये हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा हमारे पास शुगर है या कौन से सैकराइड्स हैं जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, तो वो हमारे पास है मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड जो हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसके आगे लिखा हुआ है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। सबसे पहले एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने उन्हें कमेंट में भी आंसर किया था। जनरल फार्मूला बेसिकली जो हम बता रहे थे कार्बोहाइड्रेट का, तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आपके पास और एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है बेसिकली वो होता क्या है स्टूडेंट, ऐसा प्रोपोर्शन, यानी कि ऐसा फॉर्मूला जो आपको प्रोपोर्शन प्रोवाइड करे लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में ना बताए। ठीक है, यानी कि एटम की अरेंजमेंट जो है वो क्या है यहाँ पर, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने मौजूद हैं ये आपको एक्चुअल नहीं पता हो, लेकिन उसका प्रोपोर्शन पता हो, हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें प्रोपोर्शन गिवन करे, प्रोपोर्शन दे, बट दे नॉट नो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, लेकिन उसको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में मालूम ना हो, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो है वो हमें प्रोवाइड ना करे, वो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। राइट, अब यहाँ पर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला देखें क्या लिखा हुआ है, CnH2nOn। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें हाइड्रोजन जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बनिस्बत डबल होते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो भी n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को, यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल नंबर नहीं बताया गया है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकराइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर n जो है, यहाँ पे कोई भी होल नंबर आ जाएगा, O पे भी कोई होल नंबर आ जाएगा, और इन दोनों का डबल होगा हाइड्रोजन के बाद। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइजोम्स और हमारे पास लिखा हुआ है फ्रक्टोज। ठीक है, तो राइबोस और फ्रक्टोज जो है, इस राइबोस का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है C5H10
यानी कि ऑक्सीजन के एटम 5 है, कार्बन के एटम 5 है और हाइड्रोजन इन दोनों का डबल है यानी कि 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक्चुअल अमाउंट दी गई है, यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट नहीं दी गई थी। इस तरह फ्रक्टोज है। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है जो किसका है, मोनोसेक्राइड्स का है। नाउ अब हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें कि मोनोसेक्राइड्स के पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, तो आप इसे लाजमन याद रखिएगा, आप इसे अपने पास नोट डाउन कर लें कि इसकी प्रॉपर्टी है ये वाइट होते हैं क्रिस्टलाइड सॉलिड में। यानी कि हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है, मोनोसेक्राइड की पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं, कैसी सूरत में, कैसी शक्ल में, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में, वो भी वाइट। यानी कि आपके पास जैसे साल्ट है, आपके पास शुगर है, ठीक है, आपको पता होगा ना, हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है MgO, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होता है। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या, आप इसे ट्रू सॉलिड भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल एक्चुअल सॉलिड की फॉर्म में हो, ट्रू सॉलिड हो, वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट की ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्योंकि ये सैकराइड्स हैं, ये शुगर्स हैं, तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। दूसरी चीज़, ये हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। आपको पता है शुगर आप इजीली जो है वो डिसॉल्व कर सकते हो वाटर में, विच मीन्स हमारे पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि जैसे मोनोसेक्राइड्स हैं, इसकी प्रॉपर्टी है कि हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। दूसरा, टेस्ट में मीठा होता है, और इसकी हमारे पास फॉर्म कैसी होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में, ट्रू सॉलिड फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन को अगर हम डिस्कस करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड बेसिकली है क्या, अभी हम जो पढ़ रहे थे तमाम चीजें वो क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, जिसमें पहली थी हमारे पास मोनोसेक्राइड। अब हम मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि मोनोसेक्राइड भी मजीद फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है, क्लासिफाइड हुआ हुआ है। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सी एटम। अब ये सी एटम क्या है, सी किसको प्रेजेंट करता है, कार्बन को, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन की जो प्रेजेंस है, जो कार्बन के एटम है, तो कार्बन के एटम के बिहाफ पर जो है इसको क्लासिफिकेशन की गई है, इसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आपके पास मौजूद हैं। सही है, तो हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट कार्बन के एटम मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास OSE, यानी कि जैसे शुगर कहते हैं। तो मैं इसे आपको पहले नंबर ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें स्टूडेंट, तो इसकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास किसके बिहाफ पर की गई थी, कार्बन के एटम के ऊपर। सही है, यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला मौजूद है, आपके पास कह लें जो आपके पास एक फॉर्मूला है किसी भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट का या सेक्राइड्स का जो फॉर्मूला मौजूद है, अगर उसके अंदर कार्बन की तादाद 3 होगी, आपके पास कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे, विच मीन्स कि आपके पास ऑक्सीजन भी 3 होंगे और हाइड्रोजन इसका डबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाएगा ट्रायोस। सही है, ट्रायोस कहलाएगा, जो कि क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड की। इस तरीके से टेक्टोस है हमारे पास, जिसमें कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऑक्सीजन भी 4 होता है, और एज यूजुअल हाइड्रोजन इनका डबल होता है। फिर हमारे पास पेंटोस है, हेक्सोस है और हेप्टोस है। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन की गई है कार्बन के एटम के ऊपर। सही है, यानी कि अगर 3 एटम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 4 है तो उसे क्या बोलेंगे, 5 है तो उसे क्या बोलेंगे। अब ये हमारे पास डिफरेंट जगह पर डिफरेंट प्रेजेंस में मौजूद होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस में मौजूद होते हैं। अब हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये समझते हैं कि आप देखें आपके पास किसी भी फॉर्मूले में अगर ओस आ जाए, OSE हो, विच मीन्स कि वो शुगर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ना, ट्रायोस, टेक्टोस, पेंटोस, आगे लिखा हुआ है OSE, ओस, यानी कि ये शुगर्स हैं। ठीक है, और शुगर क्या होते हैं, सेक्राइड्स होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास था मोनोसेक्राइड्स, मोनो मतलब होता है 1, सेक्राइड्स मतलब कि शुगर, यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप स्टूडेंट जिसके अंदर सिर्फ एक हमारे पास शुगर कंटेन करें, वो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। मोनोसेक्राइड एक होने की वजह कर मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, राइट। उसके बाद इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताया गया कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम की तादाद हमें मालूम ना हो। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को हमने समझा कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर, विच मीन्स ट्रू सॉलिड। उसके अलावा ये स्वीट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा
मीठे होते हैं टेस्ट में क्योंकि ये शुगर है, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। मोनोसेक्राइड्स मजीद क्लासिफाइड हुआ है, क्लासिफिकेशन हुई है किसकी बिहाफ पर, कार्बन के एटम के लिहाज से, ठीक है, कि 3 कार्बन है तो उसे क्या बोल रहे हैं, 4 है तो क्या बोल रहे हैं, 5 है तो क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से। अब हम ये समझते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन की गई है स्टूडेंट, ये बेसिकली कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों पे मौजूद होते हैं, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो क्लासिफिकेशन है, ये किस तरीके के मॉलिक्यूल्स में मौजूद होते हैं, हम इसे डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर अब हम डिस्कस करें मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन की प्रेजेंस की, कि उनकी जो क्लासिफिकेशन थी, जो उनको क्लासिफाइड किया गया था कार्बन के एटम के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यानी कि कार्बन के एटम के बिहाफ पर, उसकी बेसिस पर, तो उनकी प्रेजेंस क्या है, मतलब कि वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें उनकी लोकेशन की, लोकेशन तो नहीं, आप प्रेजेंस कह सकते हैं कि उनकी मौजूदगी कहाँ पर होती है, वो किस तरीके से मौजूद होते हैं, उनकी प्रेजेंस क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास था ट्रायोस। तो ट्रायोस जो है बेसिकली ये हमारे पास एक ग्लाइक्रोस है और डाईहाइड्रोक्सी एक्टोन है, जो कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन होता है, राइट। यानी कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तब वहां पर हमारे पास ये दो जो है वो शुगर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा हमारे पास है टेट्रोस। टेट्रोस जो है वो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं नेचर में, यानी बहुत ज्यादा नायाब होते हैं, कम पाए जाते हैं, ठीक है। और ज्यादातर ये हमें किस सूरत में मिलते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर ये शुगर्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे पास है पेंटोस। पेंटोस जो है ये बेसिकली स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं। यानी कि स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब, कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड का एक स्केलेटन है, जो एक स्ट्रक्चर है, आप कह लें न्यूक्लिक एसिड का बेसिकली जो एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर मौजूद होता है। वो शुगर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, पेंटोस होता है, ठीक है। राइबोस जो है बेसिकली वो राइबोस हमारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर की सूरत में मौजूद होता है। अब ये राइबोस जो है, यानी कि हमारे पास C5H10O5, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड के स्केलेटन यानी कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद है हमारे पास हेक्सोस। हेक्सोस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारे पास हेक्सोस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कि ये हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ठीक है। और ग्लूकोज आपको पता है कि बहुत ज्यादा हमें पाया जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले ये फाउंड होता है इन राइप फ्रूट, स्वीट कॉर्न और हनी। हनी में, स्वीट कॉर्न में और हमारे पास फ्रूट्स में जो शुगर मौजूद होता है वो बेसिकली ग्लूकोज होता है, जो हमारे पास क्या होता है, हेक्सोस होता है, ठीक है। ये मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा ऑल्सो फाउंड इन पॉलीसेक्राइड्स। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड्स में मौजूद है, जो कि एक कंबाइन स्टेट में होता है। अब आप कहोगे कि मोनोसेक्राइड तो एक सिंगल शुगर होता है, राइट, ग्लूकोज भी फिर एक सिंगल शुगर हुआ, अगर ये मोनोसेक्राइड में तो फिर ये पॉलीसेक्राइड्स में कैसे मौजूद है। स्टूडेंट, ये सिंगल है तो मोनोसेक्राइड है, लेकिन ये कंबाइन स्टेट में पाया जाएगा तो फिर तो पॉली हो जाएगा, तो इसलिए ये पॉलीसेक्राइड्स में भी मौजूद होता है, बट कंबाइन स्टेट में, सिंगल स्टेट में नहीं है, कंबाइन स्टेट में। उसके बाद लिखा हुआ है हेक्सोस जो है ये फाउंड होते हैं रिंग चेन में। यानी कि आपको पता है हेक्सोस का कुछ इस तरीके का शेप होता है, आई थिंक 6 कॉर्नर्स उसमें होते हैं, तो ये बेसिकली 6 रिंग चेन में होते हैं, लेकिन हम इसे स्ट्रेट या ओपन चेन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक लीनियर चेन में भी हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास थी कुछ क्लासिफिकेशन की प्रेजेंस के, वो कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। अब आपके पास आपकी बुक में एडिशन एक और चीज लिखी है, हेक्सोस जो है वो मजीद 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज हुए हैं, 2 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड हुए हैं, तो हम उसे डिस्कस करते हैं कि बेसिकली वो है क्या, ठीक है। तो बुक से ही देख लेते हैं डायरेक्ट। आपकी बुक में यहाँ पर पेज नंबर 8 जो है वहां पर मौजूद है। अगर बुक मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पिक्चर शेयर कर लेती हूँ, आप पिक्चर में देख लें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हमारे पास बेसिकली 2 चेन बनाई हुई है, राइट, एक राइबोस की है और दूसरी हमारे पास ग्लूकोज की है। तो देखिए एक हमारे पास ओपन चेन में भी मौजूद है और एक हमारे पास रिंग चेन में भी मौजूद है, जिसके 6 कॉर्नर आपको 6 चेन नजर आ रहे होंगे, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है द हेक्सोन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्डोहेक्सोन्स आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। अब ये क्या कह रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर एक इजाफी चीज का जिक्र है जिसे हम आइसोमर कह रहे हैं। आइसोमर है क्या,
आइसोमर कह रहे हैं कि ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो। किस तरीके से, अब आपके पास अगले पेज पे देखिए, पेज नंबर 9 में एक 3 चेन बनाई गई है हमारे पास मॉलिक्यूल की, जिसमें से पहला हमारे पास ग्लूकोज है, दूसरा है मैन्नोज है, दूसरा हमारे पास ग्लैक्टोज है। तो ग्लूकोज, मन्नोज और ग्लैक्टोज जो है, इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर चेन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो एज यूजुअल सेम है, बट उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब आप वो स्ट्रक्चर फाउंड करें कि वो स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। वो स्ट्रक्चर हमारे पास है OH का, ठीक है। OH एक हाइड्रोलिक्स ग्रुप था, राइट। अब ये OH जो हमारे पास इसने चेन बनाई हुई है, वो हमारे पास ग्लूकोज के साथ और मन्नोज के साथ जो है वो अदर साइड पे बनाई हुई है और ग्लैक्टोज की अदर साइड पे। तो ये स्ट्रक्चर जो है उनका चेंज है, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इसे हम आइसोमर कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोमर हमारे पास बेसिकली किस तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होता है एल्डिहाइड आइसोमर्स, दूसरा होता है कीटोन आइसोमर्स, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कीटोन और एल्डिहाइड क्या होते हैं। चेन में जब कार्बन मौजूद हो, किसके साथ, हमारे हाइड्रोलिक्स ग्रुप के साथ हो, तो वो कौन सा हमारे पास एल्डिहाइड कहलाता है, कौन सा कीटोन कहलाता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करें कि अगर किसी ग्रुप में एल्डिहाइड मौजूद होगा तो वो एल्डिहाइड आइसोमर कहलाएगा, अगर कीटोन मौजूद होगा तो वो कीटोन आइसोमर कहलाएगा, राइट। और जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर हो वो डिफरेंट हो, तो वो हमारे पास आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये दो आइसोमर्स किसकी क्लासिफिकेशन है, हमारे पास हेक्सोस की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब एग्जांपल भी आपके पास दी गई है कि हमारे पास जो है भाई ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल है एल्डिहाइड ऑक्सेस की, हाइड्रोक्स की, और दूसरी कीटोन हेक्सोस जो है वो हमारे पास फ्रक्टोस है, ठीक है, और पाइसोस है, ETC। तो ये बेसिकली इस तरीके से हेक्सोस में मौजूद होते हैं, सही है स्टूडेंट। अब अगर हम सम अप करें कि हमने क्या समझा, तो हम बेसिकली क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें हमने सबसे पहली क्लासिफिकेशन को पढ़ा जो हमारे पास है मोनोसेक्राइड्स के। मोनोसेक्राइड्स मतलब सिर्फ एक शुगर जो कार्बोहाइड्रेट की ग्रुप में मौजूद हो, तो वो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। मोनोसेक्राइड्स एक होने की वजह कर मजीद हाइड्रोलाइट्स नहीं हो सकते। मोनोसेक्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला, ये हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, ठीक है। इनकी मजीद क्लासिफिकेशन होती है इनकी कार्बन के एटम के लिहाज से, ठीक है। 3 कार्बन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 4 है तो क्या बोलेंगे, 5 है तो क्या बोलेंगे। इस तरीके से हमने इसकी प्रेजेंस को डिस्कस किया कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। ये तमाम चीजें आपकी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग अलग हेडिंग बना के लिखा है और आपको इंडिविजुअल जो है वो समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके पास जो एक टेबल मौजूद है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स की, उसे मार्क कर लें। MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, इसे अच्छे से समझें, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और इससे कुछ रीजनिंग क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्यों ये इतना हाईली सॉल्युबल होता है, या इसके अलावा ये व्हाइट क्रिस्टलाइन की फॉर्म में क्यों होता है। तो इस तरीके के सवाल रीजनिंग बन सकते हैं, बट हेडिंग वाइज पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। कोई भी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें। मैंने बड़ी मेहनत से बड़े अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की, तो प्लीज़ लाजमन लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।